Hello, everyone, and welcome to the podcast of Real Estate Secrets with Dipasha. This guest is very special, and his name is Advocate Sandeep Shastri, sir. Can you explain the significance of Real Estate Regulatory Act 2016? In the year 2017, Real Estate Regulatory Authority were formed and rules and regulations were framed. I am going to guide you about all the laws, legalities, and litigations related to real estate and solve all your problems because this guest is very special and his name is Advocate Sandeep Shastri, sir. He has given me his time today at this podcast and I'm very glad. So let us welcome him to this podcast. Hello, sir. Hello everybody. My first question is that why did you choose this field of law and why did you decide to become a lawyer? Basically, I wanted to practice in civil side, in civil litigation. But when I started to practice, I thought the field is not giving justice to the clients. And that's why I was in search of a legal field wherein I can give justice to my clients. The end result can be achieved and my clients would have been satisfied. So, convincing or legal documentation is such a practice wherein I can give the end result to the client with a smiley on their face. So, I started practicing convincing documentation after leaving the practice of civil side. अभी हम लॉ की बात करते हैं और रियल एस्टेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा घरों में झगड़े लैंड को लेके ही होते हैं, डिस्प्यूट्स सारे पहले से अभी भी। तो आपके पास इतने ऐसे केसेस आते हैं तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि सक्सेशन एक्ट ये बहुत वाइटल है और सक्सेशन एक्ट की प्रोविजंस सारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्या होता है फैमिलीज़ में प्रॉपर्टी एक होती है लेकिन सक्सेसर्स ज़्यादा होते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती है या मल्टीपल ओनर्स उसको ओन नहीं कर सकते, तो उसके कारण बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। अनडिवाइडेड शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली में होना, इंडिपेंडेंटनेस प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो थोड़ा लीगल हियरशिप में जो इश्यूज़ है वो जो बेसिक ओनर्स होते हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही वो कवर कर देने चाहिए कि अगर उनकी प्रॉपर्टी का उनके डेथ के बाद में क्या हुए, इसका उनको एक एंटिसिपेशन रखते हुए उन्होंने अपना विल एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। तो जैसे आपने अभी विल की बात बोली है तो आपको इतने सालों के प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि कौन से टाइम पर एक व्यक्ति को विल बना लेनी चाहिए अपनी। अच्छा, टाइमलाइन तो कुछ है नहीं किसने कब विल बनाना चाहिए, लेकिन अगर उसके दिमाग में आता है कि मेरी एक विल हो जाए तो एक तैयार कर लेता हूँ मैं विल, तो उससे क्या है कि पीस ऑफ माइंड वो आदमी को इमीडिएटली आ जाएगा क्योंकि ही हैज़ मेड अरेंजमेंट आफ्टर हिज डिमाइज। तो उन्होंने जब भी दिमाग में उनको आता है ये यंग ओल्ड ऐसा कुछ भी उसमें सिनेरियो नहीं है, एनी पर्सन कैन एग्जीक्यूट द विल। The significance of Real Estate Regulatory Act 2016 and what are the significant changes that it brought? In the year 2017, Real Estate Regulatory Authority were formed and rules and regulations were framed. उसको पॉपुलरली हम लोग रेरा बोलते हैं। तो रेरा का इनैक्टमेंट होने के कारण रियल इस्टेट अथॉरिटी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पे अस्तित्व में आ गई। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के फॉर्मेशन के कारण ये रियल इस्टेट के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये अथॉरिटी ने अपने रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने के कारण एवरी डेवलपर हु इज़ हैविंग बिगर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा की अप्लीकेबिलिटी नहीं रखी है उन्होंने, 500 स्क्वायर मीटर से छोटे अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए रेरा की अप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से बड़े लैंड के ऊपर में है वो सब प्रोजेक्ट के लिए रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशंस अप्लीकेबल है। और उसके कारण क्या है, एक डिसिप्लिन बोल सकते हैं वो हमारे क्षेत्र में आया है। उन्होंने ड्राफ्ट फॉर्मेट भी दिया है अलॉटमेंट का, एक डायरेक्टिव्स के तौर पे उन्होंने एग्रीमेंट भी दिया है कि जिसमें कि क्लॉजेज जो है
वो क्लॉजेस के कारण द परचेसर आर बेनिफिटेड. सो बेसिकली जब से रेरा आया है, द मोस्ट बेनिफिटेड पर्सन इज द परचेसर, बिकॉज एवरीथिंग गॉट डिसिप्लिन, एवरीथिंग गॉट अलाइंड इनटू वन प्लेस। एंड पहले जो होता था कि एक लैंड मल्टीपल लोगों को भी बेच देते थे लोग पहले के टाइम पे, तो वो सारी चीजें बंद हो। रेरा अथॉरिटी ने क्या है, उनके वेबसाइट पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने का उनमें प्रावधान है. उसके कारण क्वार्टरली अपडेशन इन रेरा वेबसाइट, जो यूनिट सेल होते हैं उसका भी अपडेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो जाती है. तो बायर इज ऑल्सो अवेयर कि उनके कितने यूनिट बुक है, क्या है, एवरीथिंग इज विजिबल. यस, एंड ऑल्सो द बिल्डर हैज टू डिलीवर जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है वहां पे, राइट? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डायरेक्टिव जो दिए हैं उसके तहत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लाना बिल्डर के ऊपर में मैंडेटरी कंडीशन है. उसके कारण क्या है कि वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय प्लानिंग अथॉरिटी. तो प्लानिंग अथॉरिटी ने वो सारी वेरिफिकेशन के बाद में ही वो सर्टिफिकेट देना होता है. तो इसलिए एंड रिजल्ट जो है एट द हैंड्स ऑफ परचेसर विल बी गुड. सेकंड चीज़ उसमें ऐसी है कि बहुत सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन होने के बाद में अवेलेबल नहीं होते हैं. बट रेरा में ये प्रोविज़न है कि 5 सालों तक आपको वो स्टैच्यूटरीली जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है उसका ऑडिट करते 5 सालों तक उसके डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तौर पे वो दिया गया है. तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में कुछ डिफेक्ट्स अगर बिल्डिंग में आते हैं तो दैट इज़ टू बी रिपेयर्ड एंड मेक गुड ऑफ द डिफेक्ट्स बाय द डेवलपर. That is a good point for the purchaser Correct. to keep in mind. But what do you think, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो अगर उन्होंने लॉयर को बीच में रखा तो उनके जो हैसल्स है क्या वो, मतलब दे कैन गेट इजियर while buying a property? They should consult a lawyer always. While purchasing a property, a chartered accountant and a lawyer, two persons help must be taken. क्या होता है कि प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त वो प्रॉपर्टी की रेडी रेकनर वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. अगर उसका रेडी रेकनर वैल्यू आपके परचेस प्राइस से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स के इश्यूज भी क्रॉप अप होते हैं. तो इट इज़ बेटर टू टेक हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो. कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त जो परचेसर होता है, he should first of all check his resources for buying the properties, how much amount he is having on his own, how much amount he has to take as loan. तो ये सब चीज़ों के लिए वो सारा होमवर्क उसने करना बहुत ज़रूरी होता है. नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो प्राइस होती है वो परचेस प्राइस से भी उसकी कैपेबिलिटी नहीं रहने से भी बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. लोन में तकलीफ आने से भी डील स्टकअप हो जाता है. तो इट इज़ बेटर कि वो खुद अपना एनालिसिस कर ले या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके उसका ग्राउंड रियलिटी चेक कर ले. प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी एक बार चेक कर ले कि गवर्नमेंट वैल्यूएशन से वो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है वो एट पार है कि नहीं, या बाकी भी फैक्टर्स जो है वो चार्ट अकाउंटेंट कैन गाइड हिम. एंड देन लॉयर का जो पार्ट रहता है, लॉयर बेसिकली आर इंटरेस्टेड विद द क्लियर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. सो टाइटल वेरिफिकेशन ये मेजर जॉब होता है एडवोकेट का. तो बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी और बिफोर गिविंग ए लार्ज अमाउंट टू द सेलर, इट इज़ बेटर टू गेट द टाइटल वेरीफाइड फ्रॉम द लॉयर. एंड द अग्रीमेंट टू सेल, उसमें अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं. अग्रीमेंट टू सेल में जो कंडीशंस होती है वो इम्पैक्ट करती है पूरे सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर. आप अगर उसको न पढ़ते हुए सिग्नेचर करेंगे तो बाद में आपके ध्यान में आएगा कि हमने क्या डॉक्यूमेंट पे को सिग्नेचर किए. तो उसमें इंटरेस्ट के क्लॉजेस होते हैं, टाइम लाइन, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब इश्यूज जो है वो लेटर डेट में क्रॉप अप होते हैं. तो इट इज़ बेटर कि द परचेसर मस्ट इंश्योर द ड्राफ्ट इज़ प्रॉपर एंड एज पर द डिस्कशन इफेक्टेड बिटवीन द पार्टीज. यानी वो सेलर और परचेसर के बीच में जो ट्रांजैक्शन ओरली हुआ है उसका वो डिक्टो एग्रीमेंट में उतार दिया गया है, उसी के हिसाब से ड्राफ्टिंग हुआ है. तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं, पर रेरा भी है अभी. बट क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि हम लोग ये अवॉइड कर सकें फ्रॉड्स? When a buyer wants to purchase a property, there are various aspects that impact that sale transaction. First of all is hurry. बेसिकली ट्रांजैक्शन कोई भी होता है तो उसमें
जल्दबाजी ये फ्रॉड होने का मेजर रीज़न है। जो सेलर होता है तो वो हमेशा बोलता है कि मेरे पास में और परचेसर्स है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर रहे हैं तो मैं इमीडिएटली उसको दे दूंगा। तो हम लोग एकदम से इम्पैक्ट उसका ऐसा आ जाता है, इमरजेंसी क्रिएट। हाँ, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है और हम लोग उसको पैसे दे के वो प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं, उसके पैसे देते हैं विदाउट वेरीफाइंग द टाइटल। हम लोग ये भी वेरीफाई नहीं करते कि उसका वो परचेसर सेलर जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी केवाईसी वेरिफिकेशन तक नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग पैसे उस आदमी को भी देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि लोग ऐसे लोगों को पैसे देते हैं, वो मिडल मैन होते हैं, वो ओनर भी नहीं है प्रॉपर्टी के, लेकिन उनके पास में प्रॉपर्टी का एडवांस हम लोग जमा कर देते हैं एज्यूमिंग कि वो सेलर है। उसके बाद में हम लोगों को कुछ दिनों के बाद में पता लगता है कि ही इज़ नॉट एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये एक फ्रॉड का रीज़न है। उसके बाद में हम लोगों को ये भी मालूम नहीं रहता है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन वो सेलर के पास है कि और किसी के पास है। बहुत बार ये भी एक रीज़न होता है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन पे होता है। उसके बाद में हम लोग ये भी चेक नहीं करते एज ए बायर कि वो प्रॉपर्टी डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। ये मेजर रीज़न हमारे रीजन में है कि हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी दिख रही है, अवेलेबल है, बट हम लोग ये नहीं देखते कि वो लेआउट प्लान सैंक्शनड है, उसका रिलीज लेटर प्लानिंग अथॉरिटी ने दिया है, वेदर दैट प्रॉपर्टी इज इजीली ट्रांसफरेबल। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी न लेते हुए एडवांस पेमेंट कर देते हैं, मेजर पेमेंट कर देते हैं। बाद में ये सब चीज़ें ध्यान में आती है तो फिर डील स्ट्रक हो जाते हैं। तो परचेसर ने इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। पर डोंट यू थिंक कि पहले जो हम लोग प्रॉपर्टीज बाय करते थे और अभी जो हम लोग परचेस कर रहे हैं, दोनों ट्रांजैक्शंस में अभी इट्स मोर सेफर फॉर द ऑडियंस टू बाय अ प्रॉपर्टी देन बिफोर, या फिर कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, डेफिनेटली ये रियल इस्टेट के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आफ्टर 2017 रेरा आने के बाद में प्रॉपर्टी परचेस ये मोर और लेस सिक्योर ही हो गया है। रादर अगर कोई टेक्नो सेवी पर्सन परचेस कर रहा है प्रॉपर्टी, तो बिफोर अप्रोचिंग ए लॉयर, even he has various aspects which he can verify online with websites of government authorities, रेरा वेबसाइट, ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन करके वो इंश्योर कर सकता है कि ही इज़ बाइंग ए राइट प्रॉपर्टी। जैसे आपने रेरा वाला एक वेबसाइट बताया, और कोई वेबसाइट? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी एक वेबसाइट है, उसको igr.maharashtra.gov.in ये उनका वेबसाइट है। वहाँ जाके आप ऑनलाइन सर्च भी ले सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं सब रजिस्टर ऑफिस में, वो आप प्रॉपर्टी के डिटेल्स डालेंगे तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए हैं दैट कैन बी विजिबल, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसने किसको ट्रांसफ़र की है, क्या है। तो दैट कैन बी वेरीफाइड। दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट व्हिच पीपल कैन वर्क ऑन, एंड उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी लोगों को, ये पॉइंट्स है आपके। सिटी सर्वे डिपार्टमेंट का भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड अवेलेबल है। लैंड रिकॉर्ड्स का जो वेबसाइट है उसमें हम लोग सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए 712 एक्सट्रैक्ट 712 हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसका वेरिफिकेशन भी विदाउट एनी चार्जेस हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डिजिटल कॉपी चाहिए तो नॉमिनल अमाउंट पे करके हम लोग डिजिटल कॉपी भी उसकी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डिजिटल वाले टॉपिक पे हैं, तो पहले जो लीगैलिटीज थी, जैसे अभी मैंने देखा कि हम लोग जो हमारा अग्रीमेंट टू सेल है, वो हम लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऐसा प्रोसेस चालू हो गया है। हाँ। उसके ऊपर क्या थॉट्स है आपके? डिजिटल savvy हो रहा है अभी ये लॉज और सारी चीजें? ये डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ने सबसे पहले लीव एंड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज कर दिए। तो उन्होंने क्या है कि रजिस्टर ऑफिस में जो रश होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो वो एक रश कम हो जाता है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम में उन्होंने डाल दिया है। तो मैक्सिमम लीव एंड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, दोज डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो उसमें क्या हो जाता है कि बेसिकली वेरिफिकेशन थ्रू आधार ये हो जाता है, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ देयर। और वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं रहने से क्या है, पीपल आर कंफर्टेबल, कम समय में दे कैन सेव टाइम, 24/7 इट इज़ अवेलेबल।
तो ये सब चीज़ों के कारण डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा बहुत हुआ है। सेकंड पार्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्फेसिस दिया है। तो बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि दे हैव टू रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट विद द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और उनका टेम्पलेट तैयार करके वो उनके क्लाइंट के एग्रीमेंट सारे रजिस्टर कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन हो रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स का, लीगली हम लोग सब कुछ डिजिटली कैरी कर रहे हैं अभी। तो आपका ओपिनियन क्या है उस पे, लाइक डू यू लाइक दैट? मैक्सिमम कंट्रीज़ में डिजिटली रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। फिजिकली हम लोग क्या है, डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर, ये इतने सालों की आदत हो गई है ना। द ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ द सेलर एंड परचेसर, ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ द सब रजिस्ट्रार, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होने से और फिजिकली हम लोग वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो ये डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है कि द कॉपी इज़ डिजिटली अवेलेबल, तो उससे मल्टीपल कॉपीज़ कैन बी क्रिएटेड। बट गवर्नमेंट हैज़, उसमें भी उन्होंने ये किया है कि स्टैम्प पेपर उसको इनक्लोज करके या ESBTR इनक्लोज करके उसका वैलिडेशन भी उन्होंने किया है। तो डे बाय डे दे आर प्रोग्रेसिंग। तो कुछ दिनों में डेफिनेटली ये डिजिटलाइजेशन विल डेफिनेटली हेल्प, दैट विल इंश्योर कि फ्रॉड्स और ये सब चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी। वेरिफिकेशन होता है आजकल रजिस्टर ऑफिस में भी, पैन और आधार से वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों से डिजिटलाइजेशन भी इज़ गोइंग टू हेल्प द पीपल। So it's like helping the lawyers also, the advocates also. Do you think that कि आपका भी कहीं ना कहीं वो एक हैसल बच रहा है? समय बहुत ज़्यादा बच रहा है। हाँ। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अम, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि कोई अच्छा लॉयर वो लोग रखे या फिर किसी को कंसल्ट करे, तो उनको खुद एज अ बायर क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर बाइंग? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सेलर से वो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसकी KYC वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने मांग लेना चाहिए। उनकी KYC, पैन, आधार, उसकी कॉपीज़ उन्होंने मांग लेनी चाहिए। एंड पैन एंड आधार कैन बी वेरी वेल वेरीफाइड, वो वेरिफिकेशन उसका हो सकता है। प्रॉपर्टी के पेपर्स जो डॉक्यूमेंट उनका रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन पॉसिबल है, उसके लिए कोई चार्जेस लगते नहीं है। तो वो लोग विदाउट अप्रोचिंग ए लॉयर वो ये सब चीज़ें वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। जैसे कोई बिल्डर का हमको वेरीफाई करना है तो वो उनका रेरा नंबर और ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। रेरा प्रोजेक्ट अगर बिल्डर के हैं तो रेरा प्रोजेक्ट्स कैन वेरी वेल बी वेरीफाइड फ्रॉम वेबसाइट। So how does the Transfer of Property Act 1882 apply to today's world and scenario of real estate? रजिस्ट्रेशन एक्ट provides the system by virtue of which registration of document is mandatory or it is optional. It provides transfer of property by virtue of various means sale deed, gift deed, relinquishment deed, will। इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में ये प्रोविजंस रखते हैं। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये सब रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखता है और इसके लिए एक उनकी सिस्टम है। तो हम लोगों को जब भी पुराने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो दोज डॉक्यूमेंट कैन बी मेड अवेलेबल, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज हम लोग ले सकते हैं डिपार्टमेंट से। So that is the benefit of that. तो अभी जैसे आपने जो पॉइंट बोला, सेल डीड होता है, गिफ्ट डीड है, और रिलिंक्विशमेंट डीड, उसमें क्या है? रिलिंक्विशमेंट डीड में हक छोड़ने का लेख, राइट टू। या रिनाउंसिंग द राइट इन केस ऑफ सक्सेसर्स। अगर मोर देन 2-3 persons अगर है तो द प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल फॉर ओनली 1 person, देन रिमेनिंग पर्सन विथ और विदाउट कंसिडरेशन कैन रिलीज देयर शेयर इन फेवर ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। किसी को अपना प्रॉपर्टी परचेस कर लिया है किसी ने और उनको अगर कैंसिलेशन करना है, तो क्या उनका कोई अमाउंट रिफंड हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं हो सकता है? बेसिकली क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट होने के बाद में कोई अड़चन आ सकती है पार्टीज़ के बीच में एंड एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैंसल्ड। तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि एग्रीमेंट कैंसलेशन होने के बाद में अगर एग्रीमेंट कोई 5 साल के अंदर कैंसिल कर रहा है तो उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी हम लोगों ने भरी है तो दैट कैन बी रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। हम लोगों के उसमें मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज ₹1000। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी पूरी वापस मिलती है, ₹1000 काट के।
और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट वापस नहीं करती है। बट मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है कि टाइम लाइन क्या है इसका। ये 5 साल के भीतर तक आप एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं रजिस्ट्रेशन की तारीख से, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड का प्रोविज़न है। तो सर जैसे अभी कोई भी क्लाइंट परचेस करने निकलता है तो उन्हें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स या प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उनको? सबसे पहला तो ये है कि जो सेलर है उसकी आइडेंटिटी ये जेन्युइन होनी ज़रूरी है। तो इट इज़ बेटर कि वो सेलर जहाँ कहीं भी रह रहा है तो परचेसर शुड अप्रोच हिम, उसके घर जाना चाहिए वहाँ, यानी सो दैट क्या है कि इंश्योर हो जाएगा कि इज़ ए जेन्युइन पर्सन या ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूव हो जाती है। दूसरा, जो प्रीमाइसेस वो परचेस करना चाह रहा है तो प्रीमाइसेस पर्सनली उसने विजिट कर लेना चाहिए। उसने वो प्रॉपर्टी थॉरोली चेक कर लेनी चाहिए, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, वहाँ पे कोई टेनेंट तो नहीं है, सो दैट वो बेसिकली इंश्योर हो जाएगा, उसका खातरी हो जाएंगी कि वो प्रॉपर्टी यानी वैकेंट है या सेलर वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी एक इंश्योर हो जाएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर्टी के और लिंक डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मेयरली आप अगर 3 4 5वें परचेसर हो तो आपके पास में पूरी लिंक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट परचेसर हो तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट होगा टाइटल का, लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट परचेसर हो तो 2 डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आप 2 3 बार वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स ट्रांजैक्शंस हुए तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सेलर के पास में होना अनिवार्य है। हम लोग आजकल देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं रहती है, वो लेते नहीं है। फॉर एवरी परचेस ट्रांजैक्शन उन्होंने सेल डीड के दिन पुराने ओनर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने कस्टडी में लेना मैंडेटरी है। वो सारे कागज़ परचेसर के पास में ही होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो चीज़ें उनके कस्टडी में है कि नहीं वो पहले ही इंश्योर करना ज़रूरी है। भले ही वो उसकी कॉपीज़ अपने को ना दे, लेकिन वो इंश्योर तो कर सकता है कि भैया उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो जो सेल डीड के दिन हमको मिलने वाली है। नहीं तो लास्ट डे को ये पता लगता है कि उनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न होना इसका मतलब ये है कि वो आदमी ने शायद हो सकता है कि डॉक्यूमेंट लॉस हुए हैं या उसने किसी के पास गिरवी रखे हैं, मॉर्गेज करके रखे हैं बैंक में, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी। बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि द सेलर्स आर इन वेरी हरी और उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी हम लोग एज ए परचेसर देखते हैं तो वो बहुत लुक्रेटिव प्राइस वो ऑफर करता है। तो उनको लगता है परचेसर को कि अरे बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है तो वाई डोंट वी हरी एंड बाय दैट प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे केस में क्या हो सकता है कि ओनरशिप से लेके डिस्प्यूट हो सकता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके कारण वो सेलर कम कीमत में प्रॉपर्टी दे रहा है। तो ये सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ निगोशिएशंस वो इंश्योर कर लेना चाहिए कि वाई ही इज़ सेलिंग एट सो लेसर प्राइस। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त में आप लोग देखते होंगे कि पब्लिक नोटिसेस रोज़ पेपर में आती है अलग अलग टाइप की कि आवर क्लाइंट इंटेंड टू परचेस वगैरह। तो ये सब पब्लिक नोटिस इसलिए दी जाती है कि सेलर का जिनाइननेस, उसकी ओनरशिप वो प्रॉपर्टी के ऊपर में है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना पब्लिक नोटिस के द्वारा भी पॉसिबल है। अगर किसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएटेड अगर है तो ऐसे लोग सामने आते हैं, पब्लिक नोटिस का ऑब्जेक्शन लेते हैं, सो दैट द परचेसर कॉशियस हो जाता है कि भैया ये प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं, तो दोज इश्यूज़ कैन बी रिजॉल्व और ऐसी प्रॉपर्टी हम खरीदने से बच सकते हैं। तो उससे परचेसर विल बी इंश्योर्ड। सर जब भी कोई परचेसर परचेस करता है तो एक तो एग्रीकल्चरल लैंड लेगा या फिर कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल। तो अभी जैसे हम एग्रीकल्चरल लैंड का पॉइंट लेते हैं तो उसमें कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बायर को ध्यान में रखने चाहिए? हम लोग जब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेस करने की सोचते हैं तो बेसिक वाइटल डॉक्यूमेंट इज 712 एक्सट्रैक्ट, यानी 712 हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं। 712 मीन्स ये फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 12 का कंपोजिट फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर 7 में ओनरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। ऑक्यूपेशन टाइप होता है, ऑक्यूपेंसी क्लास, नेम ऑफ द सेलर और उसके प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई इनकम्बरेंस है कि नहीं, वो सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। इसमें फॉर्म नंबर 12 जो होता है उसमें अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे क्या क्रॉप लिया है, वो क्रॉप का नेम से लेके एरिया कितना क्रॉप ने कितना ऑक्यूपाई किया, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है। रीडिंग ऑफ 712 एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्यूपेंसी क्लास
यानी प्रॉपर्टी टाइप आपने कैसा होल्ड किया है उसको इंडिकेट करता है। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज ऑक्यूपेंसी क्लास 1, वन इज ऑक्यूपेंसी क्लास 2 एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। तो ऑक्यूपेंसी क्लास 1 प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफरेबल, वो हम लोग परचेस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं ट्रांसफर के लिए। ऑक्यूपेंसी क्लास 2 प्रॉपर्टीज जिसको हम भूमिधारी भी बोलते हैं, तो ये ऑक्यूपेंसी क्लास 2 की प्रॉपर्टी जो होती है वो गवर्नमेंट से अलॉटेड लैंड हो सकती है, जो भूमिहीन लोगों को दी जाती है, उस टाइप की हो सकती है। कोतवाल होते थे, कोतवार होते थे पुराने ज़माने में, उनको दी गई लैंड हो सकती है वो। और कोई टाइप की लैंड हो सकती है कि जो गवर्नमेंट ने लीज पे दी हुई है, तो उसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट जिसका नाम लिखा रहता है वो होल्डर ऑफ द लैंड होता है, ओनर ऑफ द लैंड नहीं होता। जैसे भूमिधारी और भूमि स्वामी ऐसे 2 कैटेगरीज है। भूमि स्वामी इज ऑक्यूपेंसी क्लास 1, तो क्लास 1 लैंड कैन बी परचेस्ड। भूमिधारी जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट के परमिशन से ही हम लोग परचेस कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जब परमिशन देती है उसमें भी अर्नड इनकम की प्रोविजन होती है, तो 50%, 75% ऐसे अर्नड इनकम भी गवर्नमेंट को पे करके ऐसी लैंड का परचेस हो सकता है। बट देर आर रिस्ट्रिक्शंस। तो परचेस ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड शुड नॉट परचेस ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड्स। और गवर्नमेंट लैंड जो होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट का नाम ही लिखा रहता है कि गवर्नमेंट लैंड करके, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो 2 टाइप के लैंड रहते हैं, एक तो रूरल और एक अर्बन रहेगा। तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस आता है अगर हम परचेस करें? अर्बन एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम अवेलेबल है, तो इसलिए अर्बन एरियाज़ में आपको रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन जो रूरल पार्ट है तो इट इज़ ए डेवलपिंग एरिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेरियस प्लानिंग अथॉरिटीज़ आर इन प्लेस। जैसे हो गया NMRDA, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद में वेरियस नगर परिषद आर देयर, कामठी नगर परिषद, बेसा बिलतुरडी नगर परिषद, हिंगना नगर परिषद, इस तरीके की प्लानिंग अथॉरिटीज़ भी है। तो ये रूरल एरियाज़ में ये प्रॉपर्टीज़ लोकेटेड होती है। बट वंस द लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, तो नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज कैन बी रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कि वो डाइवर्शन होके दोज लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिसिग्नेटेड पर्पस। तो वहाँ पे भी आप उसके बाद में आप कमर्शियल प्रीमाइसेस, अपार्टमेंट स्कीम, ये सब जो है डेवलपमेंट हो ही जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ परचेस करते वक्त में भी आपको ये ध्यान में आएगा कि जैसे अर्बन एरियाज़ में सिटी सर्वे डिपार्टमेंट होता है, जैसे सिटी सर्वे का प्रॉपर्टी कार्ड होता है, रूरल एरिया में सिटी सर्वे जब तक होता नहीं है तब तक 712 एक्सट्रैक्ट में ही नॉन एग्रीकल्चर लैंड की एंट्री आती है। तो 712 ये एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर लैंड दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। सर आपका कोई ऐसा कोई केस है जो बहुत इंटरेस्टिंग था और आपको ऐसे बहुत उसमें मजा आई उसको सॉल्व करने में, या फिर इट वाज वेरी यू गॉट सम पॉइंट एंड वहां पे आपको स्ट्राइक किया, ऐसा आपने सॉल्व किया उस केस को? मुझे याद है, मैं एक बैंक के पैनल पे था। एक टाइटल वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास में एक प्रॉपर्टी आई थी। वो प्रॉपर्टी में क्या हुआ था कि 1936 और 35-36 ये साल में गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री होल्ड बेसिस पे वो लैंड उनको दी गई थी वो पर्सन को। एंड दैट पर्सन वॉज ए वेरी ओल्ड पर्सन, तो उन्होंने अपना विल किया था और अपने पोते को प्रॉपर्टी दी थी। एंड द पोता ओनरशिप क्लेम कर रहा था। उन्होंने जो कागज़ वगैरह दिए थे वो सब जेन्युइन दिख रहे थे, लेकिन सिटी सर्वे, वो नागपुर सिटी की प्रॉपर्टी थी और वो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में प्रॉपर्टी थी। तो सिटी सर्वे का रिकॉर्ड चेक करते वक्त में मैंने देखा कि उनका नाम ड्यूली रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें एकदम मेटिकुलसली लिखी हुई थी। लेकिन मैंने जब वो धारणाधिकार करके एक सिटी सर्वे के प्रॉपर्टी कार्ड में इंडिकेशन होता है, उसमें अलग अलग टाइप के कोड होते हैं, तो वहाँ पे ग करके लिखा हुआ था। तब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग फिशी। तो मैंने वेरीफाई किया, तो गो होल्डिंग यानी क्या है कि इट इज़ ए गवर्नमेंट लैंड। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें चेक की तो ये ध्यान में आया कि इट इज़ नथिंग बट ए गवर्नमेंट लैंड। उन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के वो लैंड का पार्सल जो है अपने ओनरशिप में दिखाने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली द बैंक वॉज सेव्ड, पब्लिक मनी वॉज सेव्ड, एंड दैट द पर्सन वॉज अरेस्टेड सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट गिवन बाय द बैंक। हाँ, तो ये ओके, सो यू सेव्ड द डे। एंड तो अगर ऐसे कोई करता है तो उनको मतलब कितने साल की सजा है? इट डिपेंड्स कि उसने वो 420 का और ये किया है, तो हम लोग पॉपुलरली 420 बोलते हैं, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता में उसके सेक्शंस अभी बदल गए हैं। तो
अभी ऐसा है कि उसके नए नंबर से आए, तो अभी डिपेंड्स कि वो उसका किस तरीके का ऑफेंस उसने ये किया है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे सर कोई परचेसर है, उनके पास बल्क में लैंड है, तो कोई लिमिटेशन है कि आप इंडिया में कि आप इतना ही लैंड होल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट। तो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जैसा एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट भी इन प्लेस है। एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में मैक्सिमम एक फैमिली यूनिट 54 एकर्स ऑफ ड्राई क्रॉप लैंड होल्ड कर सकता है, यानी हम लोग उसको कोरडबहू ज़मीन जो बोलते हैं, तो वो 54 एकर्स का होल्डिंग एक फैमिली यूनिट कर सकता है। फैमिली यूनिट में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ माइनर सन एंड डॉटर, इन लोगों को मिलके, यानी हस्बैंड के नाम पे कुछ लैंड है, वाइफ के नाम पे कुछ लैंड है, तो इट विल बी कंसोलिडेटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो ड्राई क्रॉप लैंड जो है ना, मैक्सिमम 54 एकर्स कोई होल्ड कर सकता है कोरडबहू ज़मीन। उसके बाद में अगर आपकी लैंड इरीगेटेड अगर है और उसमें 2 क्रॉप लेने की क्षमता है एनुअली, तो वो फुल्ली इरीगेटेड लैंड कहलाई जाएंगी। और ऐसी लैंड अगर आपके पास में है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट आपकी होल्डिंग की फैमिली यूनिट के लिए 18 एकर्स है। अगर आपकी लैंड इरिगेटेड है और उसमें एक क्रॉप आप ले सकते हैं, तो वो केस में आप 27 एकर्स लैंड होल्ड कर सकते हैं फैमिली यूनिट में। अगर आपके पास में लैंड का इरिगेशन सीजनल है गवर्नमेंट के माध्यम से, कैनाल से या इस तरीके से, और अगर कैपेबिलिटी उसकी 1 क्रॉप की है अगर है एनुअली, तो वो केस में आप 36 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर सकते हैं। ये सीलिंग लिमिट्स हैं, ये आपकी लैंड की कैटेगरी के अनुसार ये सीलिंग लिमिट तय होंगे, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग लिमिट इज़ 54 एकर्स फॉर ड्राई क्रॉप लैंड। लिमिटेशन है, तो उसका मतलब पर्पस क्या है? लाइक ये लिमिट करके गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो रिच पीपल है दे कैन बाय मोर एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन क्या होगा कि वो लोग कल्टीवेट नहीं करेंगे, सो दैट एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये सीलिंग रखा है, सो दैट ये लोग एग्रीगेटर बन के बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड अपने नाम पे कर लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस कंपैरेटिवली कम होती है। तो ऐसी होर्डिंग नहीं होनी चाहिए एट द हैंड्स ऑफ रिच पीपल, इसलिए ये कानून बनाया गया है। जैसे अभी देयर आर 2 बायर्स, मेल एंड फीमेल, तो उसमें से अगर एक फीमेल बायर है हू इज़ बाइंग लैंड इन इंडिया, तो उनको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली फीमेल परचेसर्स के लिए कुछ कंसेशंस डिक्लेयर किए हैं। उसमें अगर फीमेल बायर अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर परचेस करती है, मीन्स रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या बंगलो या ट्विन हाउस या इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी परचेस करती है, जैसे सिंगल लेडी और मल्टीपल लेडीज़ विदाउट एनी मेल पर्सन एज बायर, अगर वो परचेस करती है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन गवर्नमेंट ने दिया है। इट इज़ 1% लेस देन रेगुलर स्टैम्प ड्यूटी रेट, तो वो एक कंसेशन उसमें अप्लीकेबल है। एग्रीकल्चर लैंड में भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न रखी है कि अगर कोई मेल पर्सन अपने वाइफ को अगर कोई प्रॉपर्टी में राइट देना चाह रहा है, तो देर इज़ ए लक्ष्मी योजना करके गवर्नमेंट की एक स्कीम है। उसके अंतर्गत उसको पटवारी के पास में अप्लीकेशन देनी है और उसके तहत उसके वाइफ का नाम उसके साथ में जॉइंट होल्डर करके एग्रीकल्चर लैंड में ऐड हो जाएगा। और उसका लक्ष्मी योजना का बेनिफिट क्या है मतलब? जॉइंट होल्डिंग वाइफ के साथ में हो जाएंगे, वाइफ को ओनर करके ट्रीट ओनरशिप राइट मिल जाएगा। ओके। एंड सेम में अगर कोई भी लड़की जैसे शादी के बाद जो प्रॉपर्टी लेके जाती है अपने घर से, उस पे हस्बैंड का राइट होता है या फिर क्या लॉज़ हैं ये? नहीं नहीं, हस्बैंड का कोई राइट नहीं होता है। वो फीमेल लेडी जो है उसकी वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। शी हैज़ एवरी राइट टू ओन दैट प्रॉपर्टी। उसके हस्बैंड का वो प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है। Thank you so much, sir, for coming on this podcast and giving your time and insightful टिप्स बताई। एंड जो आपका जो नॉलेज है वो आपने शेयर करने से थोड़ा सा भी सोचा नहीं कि मैं क्यों शेयर करूँ अपना नॉलेज या मैं क्यों इनको टाइम दूँ। आपने वो सब नहीं सोचा और हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट पे, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, गिविंग योर वैल्यूएबल थॉट्स, नॉलेज। और इतने सारी चीज़ें आपने डिटेल में बताई हैं जो अभी तक हमने उसके बारे में सोचा नहीं था, या फिर जो व्यूअर्स भी हैं, उनको भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।